नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। संधि का दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संधि का पहला भाग पढ़ा था और उसके अंतर्गत हमने जो जाना था वो ये जाना था कि संधि की क्या परिभाषा होती है, संधि की पहचान क्या होती है और कैसे हम उसकी पहचान करते हैं। किन आधारों पर जो है संधि को तीन भागों में विभक्त किया गया था, ये मैंने आपको बताया था कि संधि जब होती है तो दो शब्दों का जब मेल होता है तो उसमें क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलता है। जब वो दोनों मिलते हैं तो उसी को हम संधि कहते हैं। फिर संधि विच्छेद के बारे में मैंने आपको बताया था कि संधि युक्त शब्द को जब हम संधि के नियमानुसार उसको मूल अवस्था में लाते हैं, मतलब पहले वाली अवस्था में लाते हैं, तो उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। ये सब हम पढ़ चुके थे और उसके अंतर्गत ही मैंने आपको दीर्घ संधि के बारे में भी बता दिया था। स्वर संधि की हमने शुरुआत की थी और स्वर संधि में दीर्घ संधि हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज शुरुआत करेंगे दोस्तों। आज जो एक तो पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि और एक पढ़ेंगे हम गुण संधि, ठीक है। क्योंकि 5 प्रकार की संधियां होती हैं स्वर में। कौन कौन सी होती हैं? दीर्घ होती है, गुण होती है, वृद्धि होती है, यण होती है और अयाधि होती है। ये मैंने आपको बता दिया था। तो आज कोशिश करेंगे 2 प्रकार की संधियां कवर करने का। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे गुण संधि। स्वर संधि है तो इसलिए दोस्तों दोनों स्वरों का ही मेल इसमें होगा। कैसे होगा थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट में रिपीट करके बता देता हूं। कोई 2 शब्द लिए, मान लीजिए ये पहला शब्द है और इधर ये दूसरा शब्द है। इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि बोलते हैं। तो संधि की पहचान कैसे होती है दोस्तों कि पहला जो शब्द होता है, दूसरे से मतलब नहीं है, केवल पहचान के लिए हमें क्या होता है कि हमें पहला शब्द देखना होता है। पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है, ये जो अंतिम वर्ण है, इससे ही हम पहचान करते हैं कि ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है। अगर यहाँ पर स्वर है तो दोस्तों ये स्वर संधि होगी, अगर यहाँ पर व्यंजन है तो ये व्यंजन संधि होगी, अगर यहाँ पर विसर्ग है तो ये विसर्ग संधि होगी। इधर कुछ भी हो, ठीक है, इधर स्वर हो या फिर व्यंजन हो या फिर विसर्ग हो, यहाँ कुछ भी हो, लेकिन अगर पहचान ही करनी है तो हमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण पे ध्यान देना होगा। अब स्वर संधि की अगर हम बात करें तो स्वर संधि में दोस्तों इसका नाम ही स्वर संधि क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों तरफ स्वर ही होते हैं। मतलब पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो भी स्वर होगा और जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो होगा वो भी स्वर ही होगा। लेकिन इनके अलग अलग मेल के कारण दोस्तों इनका अलग अलग नाम रख दिया गया है। जिसके अंतर्गत हमने जब दीर्घ संधि पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि समरूपी वर्णों का मेल होता है। समरूपी मतलब अगर ये मान लो पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है तो इसका जो ये अंतिम वर्ण होगा ये भी कोई स्वर होगा और इसका जो ये प्रथम वर्ण होगा ये भी कोई स्वर होगा। यानी दोनों तरफ स्वरों का ही मेल होगा, तब जाकर वो स्वर संधि होगी। ठीक, अब ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं तो इनको अलग अलग प्रकार के कारण ही इनका अलग अलग नाम रख दिया गया था। अगर मैं आपसे बात करूं जो हमने कल पढ़ी थी दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया था कि समरूपी वर्णों का ही, समरूपी स्वरों का ही मेल होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर आ है तो यहाँ पर भी आ होगा। छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, या फिर दोनों बड़े बड़े हो सकते हैं या फिर दोनों छोटे छोटे हो सकते हैं, लेकिन होंगे एक ही रूप के। और फिर दोस्तों इधर अगर ई है तो इधर भी ई होगी, इधर अगर ऊ है तो इधर भी ऊ होगा। नियम दोनों में यही है कि यहाँ पर दोनों में से कोई सा भी छोटा बड़ा हो सकता है, दोनों छोटे भी हो सकते हैं और दोनों बड़े भी हो सकते हैं। लेकिन जब इनका मेल होगा दोस्तों तो ये हमेशा बड़ा ही होगा। यहाँ पर हमेशा बड़ा वर्ण ही, बड़ा स्वर ही बन के ही आएगा। तो ये जो नियम था ये हमारा दीर्घ संधि का था और सबसे आसान था। जैसे कि इसका एक उदाहरण अगर मैं आपको बता ही दूं तो जैसे मैंने आपको बताया था कल एक जैसे नवाचार बताया था मैंने, नव प्लस आचार है ना। या फिर एक विद्यालय ले लेते हैं हम, जैसे कि मान लो विद्यालय कोई शब्द दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसको तोड़ेंगे तो विद्या और प्लस आल्य निकल कर आएगा, आल्य निकल कर आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी दोस्तों बड़ा आ है और यहाँ पर भी बड़ा आ है, ठीक। अगर दोस्तों ऐसे ही हम दूसरी संधि मतलब ये तो आ वाला हो गया, या फिर मैं आपसे कहूं कि गिरीश,
इसको आप तोड़ेंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये भी गिरी प्लस ईस हो जाएगा, है ना। इसको आप तोड़ेंगे तो यहां से क्या निकल के आया, छोटी ई, और यहां से क्या निकल के आया, बड़ी ई। तो दोनों तरफ ई है, दोनों तरफ आ है, इनसे मिलके बड़ा आ बनेगा और इनसे मिलके बड़ी ई मिलेगी। मिलकर बनने के बाद जो वर्ण बनता है ना, इसके आधार पर ही हम मात्रा का निर्धारण करते हैं। शब्द टूटा हुआ अगर आया है तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि इनके मिलने से बड़ा बन रहा है तो मात्रा जो लगेगी वो बड़ी ही लगेगी, और यहाँ पर ये बड़े आ की, सॉरी, ये बड़े आ की मात्रा होती है। अगर डंडा नहीं होता यहाँ पर तो छोटा आ की मात्रा होती। ठीक है, ये सब चर्चा हम कल वाली क्लास में कर चुके थे। तो आज जो शुरुआत कर रहे हैं हम गुण संधि की कर रहे हैं। इसका नियम क्या है, थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लें, सुन लें, और अपना एक रजिस्टर और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं। जो आपके काम का लगे उसको आप लिखते चले जाएं, वरना जो जो काम का है वो मैं बोर्ड पर लिखता ही हूँ। तो गुण संधि की जो पहचान होती है दोस्तों, इसे हम कैसे पहचानते हैं। देखो, दोनों तरफ स्वर तो होगा ही होगा, लेकिन अगर केवल गुण संधि की बात करें तो दोस्तों प्रथम जो शब्द होगा ना, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो आ होगा। पहली शर्त तो ये है। अब ये छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। अब इससे जो मैच खाएगा, इधर जो दूसरा शब्द होगा, अब इधर जो दूसरा शब्द होगा उसका जो प्रथम वर्ण होगा यहाँ वाला, वो क्या होगा, या तो वो ई होगा, या तो वो ऊ होगा, या फिर या तो वो ऋषि होगा। ठीक, इधर आ ही होगा और इधर ये तीनों हो सकते हैं। ये बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है और इधर भी बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, या फिर ये भी बड़ा हो और इन दोनों में से इधर भी कुछ बड़ा हो। तो ये इसकी पहचान होती है। अब कैसे होती है, देखो, इधर आ और इधर ई, इन दोनों से जो मिलकर बनेगा दोस्तों वो छोटा ए बनेगा। और इसका मतलब ये हुआ, मान लो ये कोई शब्द है, इस शब्द का ये अंतिम वर्ण है और ये भी कोई शब्द है और इसका ये प्रथम वर्ण है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे ना, तो ये जो मिलकर बना है उस पर जो जुड़े हुए शब्द में जो मात्रा लगेगी वो यही वाली लगेगी, छोटे ए की मात्रा। वो कौन सी होती है, ये वाली होती है ना, आपको पता ही है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। या फिर आ के बाद दोस्तों ऊ, छोटा बड़ा दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बनेगा दोस्तों, ये जो मात्रा बनेगी वो ओ की बनेगी, वो भी छोटे वाले ओ की मात्रा बनेगी। इतना आप ध्यान रखना। ठीक, इसकी चर्चा अभी हम लास्ट में करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इस पे एक दो शब्द ही आते हैं बस, वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, वो मैं बता दूंगा। तो कौन कौन से शब्द हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि छोटा आ और जब ये ऋषि मिलता है तो बनता है अर। और ये अर क्या है, ये जब हम संधि करेंगे, इसके उदाहरण लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं पहले वाले से। छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, इधर भी छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों के मेल से जो इधर बनेगा, छोटा ए, छोटा ओ और अर, यानी दोनों शब्दों को जब आप जोड़ोगे, जोड़ने के बाद जो मात्रा लगेगी वो छोटे ओ की ही मात्रा लगेगी। और छोटे ओ की मात्रा कैसी होती है दोस्तों, एक मात्रा होती है डंडे के ऊपर, इसको हम छोटे ओ की मात्रा बोलते हैं। ये सब आपको धीरे धीरे भी समझ में आ जाएगा। अब इसके एक एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, पहली वाली लाइन से। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम आ प्लस ई वाला केस, और इसके मिलने से क्या बनता है, ए बनता है। छोटा ए ही बनेगा, चाहे इधर छोटा बड़ा कोई सा भी हो जाए। जैसे कि नरेश कोई शब्द है ना, तो पहले हम इसको तोड़ के लिखते हैं, उसके बाद और ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होगा और ज्यादा समझ में आएगा। नर और इंदर ले लेते हैं अभी, क्योंकि छोटी ई से शुरुआत करेंगे ना, तो इंदर ले लेते हैं। ये देखो आप, रा, ये पूरा रा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, छोटा आ सम्मिलित है। अगर हलंत लगा हुआ होता तो ये आधा रा हो जाता और पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाता, ये व्यंजन हो जाता। अगर इसमें से आ निकल जाता तो ये व्यंजन हो जाता और ये व्यंजन संधि हो जाती। लेकिन हलंत नहीं है तो इसका मतलब रा के अंदर आ भी शामिल है। इसको हम कैसे लिखेंगे, सही रूप क्या है इसका लिखने का, ऐसे लिखेंगे। जब हम इसको नर को अगर पूरा लिखें तो
इस तरीके से लिखा जाएगा, आधा ना और ना के अंदर क्या शामिल है, छोटा आ, आधा रा और रा के अंदर क्या शामिल है, छोटा आ। तो इसको हम तोड़ के इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, मतलब ऐसे, ठीक है ना। तो इसके अंदर 4 वर्ण है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो रा, यहाँ पर रा है, तो इसका जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या है, आ, और इधर जो इसका अंतिम प्रथम वर्ण है दूसरे शब्द का वो क्या है, ई। और इन दोनों के मेल से क्या बन रहा है दोस्तों, ए बन रहा है ना। तो अब ए का क्या महत्व है यहाँ पर, ये समझिए। जब आप इसको जोड़ेंगे नर, अब यहाँ पर मात्रा कौन सी लगाएं, तो जो ये आया है ना दोस्तों, यही वाली मात्रा यहाँ पर लगेगी। छोटा ए है तो छोटे ए की मात्रा, नरेंद्र, ये हो जाएगा। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे कि सत्य प्लस इंदर, तो ये हो जाएगा दोस्तों सत्य, क्योंकि या है ना लास्ट में और या में आ शामिल है, तो यहाँ पर हो गया आ और यहाँ पर हो गया ई, बराबर यहाँ पर ए बनेगा। ए का मतलब इस पे छोटे ए की मात्रा लगेगी और ये हो जाएगा सत्येंद्र। तो ये इसका हो गया पहला रूप। अब मान लो यहाँ पर छोटी ई ना होकर के बड़ी ई होती, छोटी ई ना होकर के बड़ी ई होती, और मान लो ये भी नहीं, इसको भी छोटा आ ही रहने देते हैं, बड़ा आ बाद में लेके दिखाएंगे। मान लो बड़ी ई होती तब भी ये ए ही रहता। कैसे रहता, देखो बड़ी ई होती तो कैसे होगा, इसका एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी बताया था, नर और ईस ले लेते हैं, है ना, नर और ईस ले लेते हैं। तो यहाँ पर तो आ है और यहाँ पर बड़ी ई है, हो गया यही वाला केस। लेकिन दोस्तों जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ए बन रहा है, तो इसका मतलब छोटे ए की ही मात्रा लगेगी, तो हम इसको लिखेंगे नरेश, इस तरीके से, है ना। तो आ और ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। और वही जो है जब जोड़ के शब्द हम लिखते हैं संधि करके, तो उसके ऊपर वही मात्रा चढ़ जाती है। अब ऊ वाले केस में आ जाते हैं हम, या फिर इधर एक बार बड़ा आ लेकर के देख लेते हैं, जैसे कि महा प्लस ईस, तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ बड़ा आ है और यहाँ पर बड़ी ई है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि बनेगा छोटा ए ही, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, महेश। अब दोस्तों आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा जो कि अधिकतर बच्चों को होता है, अभी शायद आपको समझ में आए, लेकिन जब आप संधि करने बैठेंगे तो ये कंफ्यूजन उस समय आपके सामने आएगा। जैसे कि अभी एक शब्द आया था नरेश और अब ये आ गया महेश, है ना। अब मान लो आपसे यही सवाल आ गया कि इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, सवाल ये है। तो आप इसको लिख देंगे नर प्लस ईस, और इसको लिख देंगे मह प्लस ईस, है ना, क्योंकि यहां से नर ले लिया और यहां से मह ले लिया, ईस पूरा आ गया और ईस ये भी पूरा आ गया। लेकिन दोस्तों ये वाली संधि तो सही है और ये वाली गलत है ना। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में, कल वाले वीडियो में बताया था कि संधि के नियमों के अनुसार ही संधि विच्छेद करते हैं, और मैंने कल बताया था कि जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि संधि के नियम क्या होते हैं। तो वो घड़ी आ गई है, मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर देखा जाए नियम के हिसाब से तो दोनों ठीक है ना, मतलब जिस तरीका तो दोनों का ही सही है, नर यहाँ से ले लिया, मह यहाँ से ले लिया, लेकिन ये सही है ये गलत है। ऐसा क्यों, संधि का जो नियम कहता है दोस्तों वो ये कहता है कि दोनों तरफ जो शब्द होंगे उनका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। अगर मह का कोई अर्थ नहीं होता, है ना, जैसे कि अभी एक शब्द और लिख पाऊंगा, जब इसी संधि में जब हम आगे बढ़ेंगे तो या तो उपसर्ग आगे लगा हुआ होता है, उपसर्ग जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उपसर्ग क्या होता है। तो संधि में, संधि भी उपसर्ग से बन सकती है, उपसर्ग और एक शब्द का जोड़ से भी संधि बन सकती है। तो उपसर्ग का भी कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है, लेकिन मह का कोई अर्थ नहीं है। जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ आपस में अर्थ होना चाहिए, मतलब दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए अपने आप में। जैसे कि यहाँ पर नर और ईस, नर का भी अर्थ है और ईस का भी अर्थ है, नर मनुष्य और ईस माने भगवान, ठीक, नरेश, इसका अर्थ ये हो गया। अब मह प्लस एस, मह प्लस ईस, तो मह का तो कोई मतलब है नहीं, ईस का मतलब है नरों में जो ईश्वर है, नर ईस, नरों में जो ईश्वर है उसको नरेश कहते हैं,
और यहाँ मह प्लस ईस, मह का कोई मतलब नहीं है, इसको हम लिखेंगे महा ईस। और महा का अर्थ होता है दोस्तों, महा का सेंस होता है महान, तो इसका ये हो जाएगा महा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी कि जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होना चाहिए। तो महा प्लस ईस मतलब जो महान है ईश्वर, तो महा ईस महेश। और ये महेश क्यों बना? क्योंकि दोस्तों बड़ा आ और छोटी ई जब भी मिलेंगे, छोटा आ या छोटी ई जब भी मिलेंगे बनेगा छोटा आ ही, या इधर बड़ा छोटा कुछ भी हो, आ और ई मिल रहा है तो छोटा ए ही मिलेगा, इसलिए हम इसको महेश कहते हैं, महोश नहीं कह सकते। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान में बैठा लेना ये वाली बात कि दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अपने आप में अर्थ होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। ई वाला हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, इधर तो आ ही रहना है ना, इधर तो आ ही रहना, ऊ ले लेते हैं। इससे जो बनेगा मैंने बताया था कि छोटा ओ बनेगा। अब यहाँ पर ये बड़ा भी हो सकता है ना, या फिर दोनों बड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब आ और ऊ बनेंगे तो ये छोटा ओ ही बनेगा। जैसे पर प्लस उपकार। पर क्या है दोस्तों? एक उपसर्ग है, और उपसर्ग का अपने आप में एक अर्थ होता है। उप का यहाँ पर अर्थ है दूसरे व्यक्ति से, पर मतलब दूसरा व्यक्ति कोई, उपकार, परोपकार का पूरा अर्थ होता है दूसरे पर उपकार करने वाला, पर उपकार। तो यहाँ पर क्या है? आ, और यहाँ पर क्या है? ऊ। तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों? छोटा ओ बनेगा, छोटा ओ बनेगा। तो इसका मतलब यही मात्रा लगेगी जब ये शब्द जुड़ेगा तो पर उपकार। इस तरीके से ये गुण संधि का नियम है ना। तो आ और ऊ मिलके क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं, और जब हम इनको जोड़ रहे हैं तो कौन सी मात्रा लग रही है? ओ की ही मात्रा लग रही है। एक शब्द और ले लेते हैं इसका, और शब्द कौन सा ले सकते हैं इसमें हम? महा प्लस उदय। तो यहाँ पर क्या है? बड़ा आ, और यहाँ पर क्या है? छोटा ऊ। तो ये क्या बनेगा दोस्तों? बनेगा वही छोटा ओ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? महोदय। ठीक है, तो ये वाला आ गया। अब करते हैं बात किसकी? आ और ऋषि। इसका एक ही पद है ना, आ और ऋषि से जो मिलकर बनता है क्या बनता है? अर बनता है। इधर तो आ होगा ही होगा, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। और ये क्या बनेगा? अर बनेगा। इसका एक दो उदाहरण अगर हम लें तो क्या ले सकते हैं? देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि है ना, और इसको हम लिखेंगे देवर्षि। ये हो जाएगा। ठीक है, देवर्षि। या फिर इसका एक उदाहरण और, जैसे कि महर्षि, महा प्लस ऋषि, तो ये हो जाएगा हमारा महर्षि। ठीक है, तो ये हो गई आपकी गुण संधि। क्या थी? इधर तो आ होगा ही होगा, इधर तो आ होगा ही होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। इधर ई, ऊ और ऋ से ऋषि, छोटा बड़ा कुछ भी। और यहाँ से क्या बनेगा? छोटा ए, यहाँ से क्या बनेगा? छोटा ओ, और यहाँ से क्या बनेगा? अर। गुण संधि में एक बात ध्यान रखना कि जब भी दोनों स्वर जुड़ते हैं तो छोटा ही बनता है, चाहे वो ए बने या ओ बने। इतना आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी गुण संधि थी। जैसा कि मैंने आपसे कल भी एक प्रॉमिस किया था कि जब भी हमारी स्वर संधि खत्म होगी तो 10 मिनट की एक वीडियो में लेकर के आऊंगा, और शब्द चाहे टूटा हुआ आए चाहे वो बंधा हुआ शब्द आए, आपसे पूछा जाए कौन सी संधि है, आप चुटकियों में बता देंगे उसको, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे, कुछ ही सेकंड में आप उसका निर्माण कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब जो अगली संधि बची हमारी, वो संधि बची हमारी गुण हो गई। अब पढ़ते हैं वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि का देखो, वृद्धि मतलब क्या होता है? बढ़ना है ना, बढ़ना यानी बड़ा। इस तरीके, इस सेंस में लीजिए आप, आपको आसानी होगी समझने में। बड़ा गुण पढ़ रहे थे, उसमें दोनों वर्णों के या दोनों स्वरों के मिलने से क्या कौन सा स्वर बन रहा था? छोटा स्वर बन रहा था, चाहे वो छोटा ऊ बन रहा हो, वो ओ बन रहा हो, चाहे वो छोटा ए बन रहा हो। अब ये वृद्धि है तो इसमें बड़ा ही बनेगा, चाहे छोटा मिले या बड़ा बने, इसमें बड़ा ही बनेगा। जैसे कि उसमें जो पहला जो वर्ण होता था वो आ ही होता था, तो दोस्तों इसमें भी जो छोटा वर्ण होगा वो आ ही होगा।
पहला जो वर्ण होगा, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा जहां से संधि टूटती है, वहां पर जो वर्ण होगा वो आ ही होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। अब इधर क्या क्या होगा, इधर दोस्तों ए हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है ना। तो ये मिलकर बनाएंगे बड़ा ए, ये मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ए। छोटा ए मिले, छोटा ए मिले तब भी बड़ा ए बनेगा, बड़ा ए मिले तब भी, या फिर छोटा आ और बड़ा ए मिले तब भी यही बनेगा, या फिर बड़ा आ और छोटा ए मिलके बने तब भी आपका बड़ा ए ही बनेगा। तो एक नियम तो इसका ये है। फिर दूसरी बात, आ तो दोस्तों रहना ही रहना है, आ तो रहना ही रहना है। मान लो छोटे से छोटा ओ मिल रहा है तब भी आपका बड़ा ओ बनेगा, बड़े आ से छोटा ओ मिल रहा है तब भी आपका बड़ा ओ ही बनेगा, और अगर बड़े आ से बड़ा ओ मिल रहा है तब भी आपका बड़ा ओ बनेगा, और अगर छोटे आ से बड़ा ओ मिल रहा है तब भी आपका बड़ा ओ ही बनेगा। इसलिए इसका नाम क्या है, वृद्धि संधि है। मात्राएं जो लगेंगी दोस्तों इसी अनुसार लगेंगी, है ना। इसकी मात्रा कैसी होती है, डबल डंडे लगा दिए जाते हैं किसी भी वर्ण के ऊपर, और इसकी मात्रा कैसी होती है, एक डंडा लगाकर उस पर डबल मात्रा लगा दी जाती है ना। अभी शब्द लिखेंगे तो उसमें सब आपको पता चल जाएगा। तो इतना आपको पता चल गया कि वृद्धि संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों छोटा बड़ा इधर कुछ भी मिले उसमें आपको बड़ा ही बनाना है। कितनी आसान है संधि, देखो सबसे पहले दीर्घ संधि थी, उसमें सेम वर्ण मिल रहे थे, है ना, समरूपी मिले, आ से आ, ई से ई, ऊ से ऊ। फिर उसके बाद में गुण संधि आई, पहला वर्ण तो आ ही रहेगा, लेकिन उसके बाद में ई मिलेगा, ऊ मिलेगा, री से ऋषि मिलेगा, लेकिन बनेगा छोटा छोटा ही, ए ऊ, ठीक, ए और ओ। अब वृद्धि संधि है, इसमें आ के बाद ए मिलेगा और ओ मिलेगा, है ना। शुरू में तो आ रहेगा ही रहेगा, लेकिन बाद में ए मिलेगा, ओ मिलेगा, और जब ये दोनों मिलेंगे तो बड़ा ए अगर मिलेगा तो बड़ा ए मिलेगा, और ओ मिलेगा तो बड़ा ओ बनेगा। कितना आसान हो गया आप समझना, है ना। अब देख लेते हैं इनके ऊपर जो शब्द आते हैं ना उनको देख लेते हैं। केवल ये दो ही चीजें आपको याद रखनी है, बड़ा ही बनेगा। चलिए अब इनके शब्द ले लेते हैं, ये आप उतारना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जैसी आपकी मर्जी, पैसा ले लीजिए। ये इसकी पहचान होती है वृद्धि संधि की। अब इसके हम एक दो उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लें एक और एक, है ना, ये हो गया। अब देखो का है ना पूरा, तो इसके अंदर आ शामिल है। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा ये वाली बात, क्योंकि कई बार बता चुका हूं। और यहाँ पर ए शामिल है, और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, बड़ा ए बनता है। तो एक एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो मात्रा होती है बड़े ए की वो ये वाली होती है, ठीक है। या फिर एक आध उदाहरण और ले लें इसका, तो हो जाएगा हमारा जैसे कि लोक प्लस एषणा, लोक प्लस एषणा, तो ये हो जाएगा दोस्तों लोक कैसणा। बड़ी मात्रा ही लगनी है, क्योंकि यहाँ पर ए आ था और यहाँ पर छोटा ए था, तो बड़े ए की ही मात्रा लगेगी, है ना। अब ओ वाले उदाहरण ले लें, या फिर एक बार इधर बड़ा आ करके देख लें, है ना। तो इसमें जो शब्द मिलेगा हमारा वो बन जाएगा महा प्लस ऐश्वर्य। अब इसको आराम से जोड़ के बता दोगे आप, क्योंकि यहाँ पर देखो बड़ा आ है और यहाँ पर ए है, तुरंत आपके समझ में आ जाएगा, हाँ यहाँ तो बड़ा ए ही बनेगा, है ना। और कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, तो ये हो जाएगा हमारा महेश्वर्य, ये वाली मात्रा यहाँ चढ़ जाएगी। तो एक तो इसकी जो संधि होती है वो ये वाली हो गई। अब देख लेते हैं ओ वाली, है ना, जो ओ मिलेगा तो उससे क्या बनेगा, बड़ा ओ बनेगा। देखते हैं, इससे एक दो उदाहरण लेके और देख लेते हैं। बहुत आराम से प्यार से पढ़ना दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको संधि शुरू करने से ही एक वादा किया था कि जैसे कि वर्णमाला मैंने पूरी पढ़ाई है, अगर आपने वो याद कर ली है, आपने वो वीडियो देख लिया है एक दो बार, तो दोस्तों किसी भी किताब से किसी भी वीडियो में जाकर के यूट्यूब पे आप प्रश्न लगा लीजिए, एक भी वर्णमाला से सवाल आपका गलत नहीं होगा, देख लेना आप चाहें तो। ऐसा ही प्रॉमिस मैंने कल भी आपसे किया था कि संधि आप मेरे साथ बड़े प्यार से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, काफी समय है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं आज हम।
मतलब पूरा हिंदी पढ़ा के दम लेंगे, चाहे वो छंद हो रस हो। और देखना दोस्तों, छंद और रस आपने कितना भी पढ़ा हो, कैसे भी पढ़ा हो, एक बार ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस से जुड़ जाइए, फिर देखना दोस्तों आप रस और छंद जो इतना टफ जो मतलब एक चैप्टर है उसे इतना आसान बना दूंगा मैं आपके लिए कि आप भी याद करोगे दोस्तों नौकरी लगने के बाद भी, क्योंकि नौकरी तो आपकी लगी जाएगी अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और इसके दो चार उदाहरण कर लेते हैं। जैसे कि वन और औषधि। अब देखो ना है ना, तो इसके अंदर आ शामिल है और यहां पर क्या है, ओ शामिल है। दोनों से मिलकर क्या बनता है, बड़ा ओ बनता है। तो इसे हम कैसे जोड़ सकते हैं, बनौषधि। क्या ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े ओ की मात्रा ऐसे नहीं लगती है, छोटे ओ की मात्रा होगी ऐसे लगेगी, तो ये हो जाएगा बनौषधि। और जैसे कि परम और औदार्य, परम औदार्य, तो ये हो जाएगा आपका परमोदार्य। ठीक, और एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। महा औषध, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, महौषध। ठीक, कितनी आसान थी। आगे बाद में ए मिल रहा था छोटा बड़ा कुछ भी, आगे बाद में ओ मिल रहा था छोटा बड़ा कुछ भी, लेकिन मिलने के बाद में हमेशा बड़ा ए बनेगा और बड़ा ओ बनेगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आपको समझ में आई होगी, मजा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों मेहनत अगर आपको लग रहा है कि हो रही है और आपकी समझ में भी आ रहा है, मेन बात तो यही है ना, आपकी भी समझ में आना चाहिए। मैं थोड़ा डिटेल में जाकर के इसलिए समझाता हूं दोस्तों कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं, और आप अगर पहले भी पढ़ चुके हैं तो भी आप देख लीजिए, चाहे लिखिए मत, उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। एसआई का जो वैकेंसी इस समय चल रहा है ना दोस्तों, उसके लिए आप अभी से मेहनत करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले साल 2022 में यूपी चुनाव है। तो हो सकता है कोरोना महामारी अगर कंट्रोल में आ जाती है तो इसके बाद में तुरंत आपका एग्जाम करा दिया जाए। तो युद्ध में जब जाते हैं तभी उसके लिए तैयार नहीं हुआ जाता, उसकी शिक्षा दीक्षा हमें पहले से ही लेनी होती है। तो इसलिए दोस्तों आपको अभी से कमर कस लेनी है, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। जितनी बार पढ़ेंगे उतना दिमाग में और ज्यादा गहराई तक बैठता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, और दोस्तों अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ, रिक्वेस्ट कर कर कहता हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं तो सही कि मैं आप तक पहुंच भी पा रहा हूं या नहीं, मैं आपका दिमाग तक जा रहा हूं या नहीं। कोई कमी है आप विश्वास कीजिए दोस्तों, वो भी लिख के भेजिए ना, मैं उसको भी पूरा करूंगा। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।